नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखे। इसके अंतर्गत आज हम गैर लाभकारी संस्थाओं का अर्थ जानेंगे। गैर लाभकारी संस्थाएं किस प्रकार से अपने लेखे बनाती हैं, गैर लाभकारी संस्थाओं के द्वारा बनाए जाने वाले लेखे की विधि का नाम क्या है, और साथ ही कुछ सवालों के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि गैर लाभकारी संस्थाओं के प्रमुख लेखे कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गैर लाभकारी संस्थाएं होती क्या हैं। बच्चों, जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, ठीक है, उसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। संस्थाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है लाभकारी संस्थाएं और दूसरी होती है गैर लाभकारी संस्थाएं। लाभकारी संस्थाएं नाम से स्पष्ट है कि ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं। जैसे आपके आसपास जितने भी व्यावसायिक संस्थान आपको दिखते हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, रेड चीफ है, लखानी है, बाटा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है और मारुति है। ये क्या करती हैं? लाभ कमाने के लिए कार्य करती हैं। और कुछ संस्थाएं आप ऐसी भी देखते होंगे जो लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं करती हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, पुस्तकालय, ये कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो लाभ कमाने के लिए कार्य नहीं करती हैं। ये सिर्फ मूल सेवा भावना के साथ कार्य करती हैं। तो गैर लाभकारी संस्थाएं वे संस्थान होते हैं जो अपनी सदस्यों को, समाज को या विशिष्ट समुदाय के हित में सेवा भावना से कार्य करते हैं और गैर लाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थान कहे जाते हैं। गैर लाभकारी संस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य समर्पित सेवा देना है, लाभ कमाना नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार से अब हम समझ चुके हैं कि गैर लाभकारी संस्थाएं कौन सी होती हैं, जिनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। ये सेवा भावना के साथ अपने सदस्यों को या अपने समाज के लोगों को या अपने समुदाय के लोगों को सेवा देने के उद्देश्य से कार्य करती हैं। ऐसे आपके आसपास बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं। जैसे सेवा देने वाली संस्थान जो है, जैसे हॉस्पिटल्स है, अनाथालय है, औषधालय है, नर्सिंग सोसाइटी है, ये क्या करती हैं? सेवा देने के लिए कार्य करती हैं, लोगों को सेवाएं प्रदान करती हैं। शैक्षिक संस्थान आप देखते हैं, इनका उद्देश्य भी शिक्षा प्रदान करना है। एक शिक्षा भी एक सेवा के क्षेत्र में आता है। तो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये क्या है? शैक्षणिक संस्थान है। धार्मिक संस्थान में क्या होते हैं? मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, ये सब क्या है? धार्मिक संस्थान है। इनका उद्देश्य भी लाभ कमाना नहीं है। सामाजिक संस्थान में पुस्तकालय है, खेल कूद में आपके खेल क्लब होते हैं, व्यायामशालाएं होती हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं। और मनोरंजन संस्थान के रूप में जो मनोरंजन समितियां होती हैं, मनोरंजन क्लब होते हैं, ये क्या करती हैं? मनोरंजन अपने समुदाय के लोगों का, अपने सदस्यों का, अपने समाज के लोगों का मनोरंजन करती हैं, ठीक है। और सांस्कृतिक संस्थान भी जो है गैर लाभकारी संस्थान माने जाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य भी लाभ कमाना नहीं होता है। इसमें सांस्कृतिक समितियां होती हैं। इसके अलावा जो पेशेवर संस्थान होते हैं, जैसे विधिक संघ हो गया, डॉक्टर का संघ हो गया, इंजीनियर का संघ हो गया, या प्रोफेसर का संघ हो गया, शिक्षकों का संघ हो गया, ये सब क्या है? पेशेवर संस्थाएं हैं जो अपने पेशे के लोगों के लिए जो सेवाएं देने के लिए कार्य करती हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कार्य करती हैं। ये पेशेवर संस्थाएं भी लाभ के लिए कार्य नहीं करती हैं, अपने सदस्यों को सेवा देने के लिए कार्य करती हैं। जैसे राजनीतिक संस्थान है, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने देश के लोगों की सेवा के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भी सभी संस्थान हमने देखे, ये गैर लाभकारी संस्थान है। ये जो गैर लाभकारी संस्थान है, ये सेवा भावना से कार्य करते हैं, लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं। और जो संस्थान लाभ के लिए कार्य करते हैं, वो लाभकारी संस्थान कहे जाते हैं, ठीक है। तो जो लाभकारी संस्थान होते हैं, उनके लिए लेखे बनाना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि वो लाभ कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इसके संबंध में नियम बनाया कि जो संस्थाएं लाभ कमाती हैं, उनको आयकर चुकाना होता है। इसके लिए क्या करने पड़ते हैं? उनको लेखे पूर्ण विधि से बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो व्यावसायिक संस्थान होते हैं, ये जो संस्थान होते हैं, वो हमने पढ़े दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार पढ़े हैं? एक व्यापारिक संस्थान और एक गैर लाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थान। तो जो व्यापारिक संस्थान होते हैं, ये किस लिए कार्य करते हैं? इनकी मूल भावना क्या है? उद्देश्य है लाभ कमाना। वहीं गैर लाभकारी संस्थाओं का उद्देश्य क्या है?
सेवा देना, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं है। वहीं जो व्यापारिक संस्थान लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं और इनका स्वामित्व किसका होता है, या तो सरकार का होता है या निजी व्यक्तियों का हो सकता है। ठीक है, अर्थात जो व्यापारिक संस्थान हैं वो सरकारी भी हो सकते हैं और निजी व्यक्तियों के भी हो सकते हैं। वहीं जो गैर लाभकारी संस्थान है यह भी दो प्रकार के हो सकते हैं, सरकारी गैर लाभकारी संस्थान और गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्थान। ठीक है, अब जो व्यापारिक संस्थान है, या चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, उनको वैधानिक लेखांकन विधि अपनानी होगी, जो भारतीय कंपनी अधिनियम में दिया गया हो या किसी अन्य अधिनियम में दिया गया हो, उसके तहत उनको वैधानिक लेखांकन विधि का उपयोग करना होगा। और वहीं जो गैर लाभकारी संस्थान है, जिसमें चाहे सरकारी गैर लाभकारी संस्थान हो चाहे गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्थान हो, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लेखांकन विधि अपनानी पड़ेगी। तो जो सरकारी लेखांकन विधि है या जो सरकारी गैर लाभकारी संस्थान है, उनके लिए सरकारी लेखांकन विधि से लेके बनाने, गैर लाभकारी संस्था करना होगा। ये नाम दे दिए गए हैं। जो सरकारी गैर लाभकारी संस्थान है वो सरकारी लेखांकन विधि का प्रयोग करेंगे, जो कि सरकार ने निर्धारित कर रखी है। ठीक है, अब बच्चों हम समझते हैं कि जो वैधानिक लेखांकन विधि है उसे हम कहते हैं गैर कोष लेखांकन विधि। ठीक है, अर्थात इसमें कोष नहीं बनाए जाते हैं। कोष कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए हम गैर लाभकारी संस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो गैर लाभकारी संस्थान चाहे सरकारी लेखांकन विधि का प्रयोग करे चाहे गैर लेखांकन विधि का प्रयोग करे, गैर सरकारी लेखांकन विधि का प्रयोग करे, उनको जो लेखांकन विधि है उसे हम कहेंगे कोष लेखांकन। तो बच्चों ये कोष लेखांकन क्या है ये हमको समझना आवश्यक है। कोष का अर्थ है कि किसी भी संबंधित आय व्यय के लिए अलग से कोष बना लिया जाता है। तो जो गैर लाभकारी संस्थान होते हैं इनको जो दान प्राप्त होता है कई बार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने दान दिया किसी मंदिर को कि भाई आप मंदिर का निर्माण करेंगे, तो अब उस मंदिर की जो समिति है या जो ट्रस्ट है उसका ये दायित्व है कि वह जो दान प्राप्त हुआ है उसे सिर्फ मंदिर निर्माण पर ही खर्च करे, क्योंकि मंदिर में और भी खर्चे होते हैं, लेकिन वह सिर्फ इस कोष का प्रयोग जो मंदिर के लिए मिला है उसे मंदिर निर्माण पर ही खर्च कर सकता है। अर्थात यहाँ पर जो भी कोष आ रहा है, जो भी फंड आ रहा है, उसका एक निश्चित उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी विधि जिसमें जो कोष आता है, जो धन आता है, उसका एक निश्चित उद्देश्य पर ही खर्च किया जाता है और उसके लिए अलग से लेखे बनाए जाते हैं, तो उसे कहेंगे हम कोष लेखांकन विधि। वही गैर कोष लेखांकन विधि में क्या है, इसमें ऐसा नहीं होता है। जो व्यापारिक संस्थान होती हैं उनके पास जो भी पैसा होता है वह खुले तौर पर किसी भी मद पर खर्च कर सकते हैं। वो उस पैसे से भवन का निर्माण भी कर सकते हैं, उससे मजदूरों की पेमेंट भी कर सकते हैं, सैलरी भी दे सकते हैं, किराया भी दे सकते हैं या अन्य कोई कार्य भी कर सकते हैं, जैसे माल खरीद सकते हैं। ठीक है, सारा है उसे खुले तौर पर किसी भी मद में खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे हम अब विस्तार से समझ लेते हैं। तो कोष लेखांकन का अर्थ है विशुद्ध सेवा भावना के उद्देश्य से संलग्न गैर लाभकारी संस्थाओं के द्वारा अपनाई गई लेखा विधि को हम कोष लेखांकन विधि कहते हैं। गैर लाभकारी संस्थाओं में विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट कोष होता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि मंदिर निर्माण के लिए एक विशिष्ट कोष बन जाएगा या भवन निर्माण के लिए विशिष्ट कोष बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर खेलकूद की समिति है तो यदि उसने एक टूर्नामेंट कराया है तो टूर्नामेंट कोष बन जाएगा। वह जितना भी कोष टूर्नामेंट के लिए आएगा वह सिर्फ टूर्नामेंट पर ही खर्च कर पाएंगे, किसी दूसरे मद पर वह खर्च नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक कोष के लिए पृथक पृथक लेखे रखे जाते हैं। तो जो कोष है उसके लिए लेखे रखे जाएंगे। ठीक है, सभी मदों के लिए अलग अलग लेखे होंगे। अर्थात यदि टूर्नामेंट के लिए कोई कोष है तो उस कोष का एक अलग से लेखा बनाया जाएगा। ठीक है, उस कोष का लेखा बनाया जाएगा, उसमें जितना पैसा आएगा और उससे जितना पैसा खर्च किया जाएगा उसका लेखा उस कोष में किया जाएगा। ठीक है,
और उससे संबंधित आय को भी उसी कोष में जोड़ा जाता है और वास्तविक व्यय को घटाया जाता है। और गैर कोष लेखांकन क्या है? गैर कोष लेखांकन पद्धति आगम तथा लागत के मिलान पर आधारित है। यह पद्धति व्यवसायिक उपक्रमों द्वारा अपनाई जाती है जिसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो अभी तक आपने जितने लेखे बनाए हैं, जैसे आप व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाते हैं, उसमें जितने भी आप लेखे बनाते थे वो इसी पद्धति से बनाते थे, गैर कोष लेखांकन विधि। उसमें सिर्फ एक ही मद होती थी, पूंजी। उस पूंजी में से ही सारे खर्चे किए जा सकते थे और जितनी भी इनकम होती थी उसी पूंजी में जोड़ दी जाती थी। लेकिन कोष लेखांकन में क्या होगा कि यदि कोई आय टूर्नामेंट से हुई है तो टूर्नामेंट की आय में जुड़ेगी, ठीक है। यदि मंदिर निर्माण के लिए कोई दान प्राप्त हुआ है तो मंदिर निर्माण के कोष में जुड़ेगा, ठीक है। और यदि मंदिर निर्माण पर कोई खर्च हुआ है तो मंदिर कोष में से घटाया जाएगा, ठीक है। जबकि गैर कोष लेखांकन में क्या होगा, सभी पैसा जो आएगा, सभी इनकम जो होगी पूंजी में जुड़ेगी और सभी व्यय पूंजी से घटेंगे। तो इस प्रकार से कोष लेखांकन और गैर कोष लेखांकन का अर्थ हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि गैर लाभकारी संस्थाओं के कोष कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है अप्रतिबंधित कोष, अर्थात इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, किसी भी मद पर खर्च किया सकता है। इसे हम सामान्य कोष भी कहते हैं। एक होता है प्रतिबंधित कोष, अर्थात जिस मद के लिए कोष आया है सिर्फ उसी पर खर्च किया जाएगा, इसे हम विशिष्ट कोष भी कहते हैं। एक होता है समर्पित कोष, ठीक है। समर्पित कोष का मतलब एक डेडिकेटेड मद के लिए ये कोष समर्पित होता है। और एक होता है स्थायी संपत्ति कोष, अर्थात स्थायी संपत्तियों के लिए कोष बनाया जाता है। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं कि गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखे कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें रोकड़ बही बनाई जाती है, व्यापारिक पुस्तक रखी जाती है, स्टॉक रजिस्टर रखे जाते हैं, वेतन और मजदूरी पुस्तक रखी जाएगी, सदस्य रजिस्टर बनाया जाएगा, स्मरण पुस्तिका बनाई जाएगी और अन्य खाते बनाए जाएंगे और अन्य पुस्तकें जो जरूरत के हिसाब से रख ली जाएंगी। अर्थात इसमें सभी प्रकार के, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, सभी पुस्तकें रखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ प्रमुख पुस्तकें ही इनको रखनी पड़ती है क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेखे नगद आधार पर होते हैं। तो इसे हम रोकड़ पद्धति भी कह देते हैं और इसमें रोकड़ बही प्रमुख बही होती है। इसके अलावा व्यापारिक पुस्तकें भी रखी जाती हैं, स्टॉक अगर है इनके पास तो स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है, ठीक है। वेतन और मजदूरी पुस्तक रखी जाती है, सदस्यों के रजिस्टर रखा जाता है और सदस्यों से मिलने वाला चंदा दान वगैरह इस सदस्य रजिस्टर में लिख लिया जाता है। स्मरण पुस्तिका रखी जाती है कि कुछ अगर ऐसे व्यवहार हैं जिनका लेखा लिखना जरूर आवश्यक है तो उन्हें स्मरण पुस्तिका में लिख दिया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से गैर लाभकारी संस्थाओं के द्वारा अभिलेख जो है बहुत कम ही रखे जाते हैं। अब हम समझते हैं कि गैर लाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण कौन कौन से होते हैं। तो तीन इसमें प्रमुख होते हैं। पहला होता है प्राप्ति और भुगतान खाता जो कि रोकड़ बही का सारांश होता है। दूसरा होता है आय व्यय खाता जो कि लाभ हानि खाते की तरह बनाया जाता है, लेकिन चूंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो इसका नाम दे दिया गया है आय व्यय खाता। वास्तव में इसके सभी नियम लाभ हानि खाते की तरह ही होते हैं। जिस प्रकार से लाभ हानि खाता बनाते थे उसी प्रकार से आय व्यय खाता बनेगा, लेकिन अंतर ये है कि ये गैर लाभकारी संस्थान है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो ये लाभ हानि खाता ना बना के क्या बनाते हैं, आय व्यय खाता बनाते हैं और अंत में बनाया जाता है आर्थिक चिट्ठा। तो बच्चों अब हम एक एक करके इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्राप्ति और भुगतान खाता। इस संबंध में विलियम पिकल्स के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक रोकड़ बही के सारांश मात्र से कुछ भी अधिक नहीं है, अर्थात यह सिर्फ एक क्या है, रोकड़ बही का सारांश है जो कि उपयुक्त शीर्षकों में विश्लेषित एवं वर्गीकृत है। क्योंकि आप जानते हैं कि रोकड़ बही में जो लेखे होते हैं वो तिथिवार होते हैं, क्रमशः तिथिवार होते हैं। अर्थात यदि कोई मद से राशि वर्ष भर में 25 बार प्राप्त हुई है, 50 बार प्राप्त हुई है तो उसका लेखा 50 बार होगा। तो क्या किया जाएगा प्राप्ति भुगतान खाते में, उसे उपर्युक्त शीर्षक में, अगर चंदे का प्राप्त हुआ है तो चंदे को क्या कर दिया जाएगा, उसे एक शीर्षक में जितनी भी बार हुआ प्राप्त हुआ है जोड़कर एक बार लिख दिया जाएगा, अर्थात ये वर्गीकृत होता है। यह खाते का ऐसा प्रारूप है जिसका प्रयोग अधिकांश समितियों, क्लबों, संघों आदि के कोषाध्यक्षों द्वारा वर्ष के कार्य संचालन के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो इसमें प्रमुख बातें क्या है, यह रोकड़ पुस्तक का सारांश है, एक वास्तविक खाता है,
समस्त प्राप्तियों का लेखा होता है, चाहे ये प्राप्ति आगमगत हो या पूंजीगत हो। ठीक है, समस्त भुगतानों का लेखा होता है, चाहे ये आगमगत हो या पूंजीगत हो। गैर रोकड़ मदों का लेखा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसी मदों का लेखा नहीं होगा जो रोकड़ी नहीं है, और इसमें प्रारंभिक शेष प्रारंभ में लिख दिया जाता है और अंतिम शेष अंत में लिख दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है, जिसका प्रारूप आपके स्क्रीन पर है। तो बच्चों, प्रारूप में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ऊपर लिखा है प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्रारूप। ठीक है, तो पहले लिखा जाएगा कि ये किस वर्ष के लिए बनाया जा रहा है, तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, जितना भी हो। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड है इसमें रिसीट्स लिखे जाते हैं, और जो राइट साइड है उसमें पेमेंट्स लिखे जाते हैं। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें रिसीट्स से सबसे पहले शुरुआत की जाती है प्रारंभिक रोकड़ शेष से। ठीक है, टू बैलेंस बीडी लिख दिया जाएगा, कैश इन हैंड लिखा जाएगा और कैश एट बैंक लिखा जाएगा। इसकी राशि को यहाँ पर लिख दिया जाता है। इसके बाद जितनी भी प्राप्तियां हैं, चाहे वे रेवेन्यू प्राप्तियां हो चाहे कैपिटल प्राप्तियां हो। ठीक है, तो पहले रेवेन्यू प्राप्तियों को, अर्थात जो आगमगत प्राप्तियां हैं उनको लिखा जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स को लिखा जाता है। रेवेन्यू रिसीट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सब्सक्रिप्शन, जर्नल डोनेशन, इंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। ये जरूरी कि यही आगमगत प्राप्तियां हैं, इससे ज्यादा या कम हो सकते हैं। ठीक है, और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं उनको भी प्राप्ति पक्ष में लिख दिया जाता है। और भुगतान साइड में क्या लिखा जाता है कि सबसे पहले लिखा जाता है कि यदि बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो उसको लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी पेमेंट हैं, आगमगत पेमेंट हो या फिर पूंजीगत पेमेंट हो, पहले आगमगत भुगतानों को लिखा जाएगा, फिर पूंजीगत भुगतानों को लिखा जाएगा, और जो अंतर की राशि होगी वो अंतिम रोकड़ शेष होगी। इस प्रकार से प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो उदाहरण से है कि जबलपुर मनोरंजन क्लब के निम्नलिखित व्यवहारों से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष क्लब के 2 सदस्य केवल 180 सदस्यों से वित्तीय वर्ष 19-20 का सदस्यता शुल्क प्राप्त हुआ है, और 40 सदस्यों से वर्ष 2020-21 का सदस्यता शुल्क अग्रिम प्राप्त हो गया है। वो 180 गुणा 1200 और 40 गुणा 1200 कर प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में लिख देंगे। वेतन 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, भुगतान होगा इसका, परंतु मार्च 2020 का अदत्त जो वेतन है वो अदत्त है। इसका अर्थ है कि हमने मार्च का वेतन नहीं चुकाया है, अर्थात फरवरी तक का वेतन चुकाया है, अर्थात 11 जितना भी आएगा वह वेतन भुगतान और प्लस 4 चुकाया है। हमने किराए का किया है। फर्नीचर जो है मार्च 2020 में फर्नीचर का लेकिन
तो 51,000 चुकाए हैं तो 51,000 पूरे कार्यालय व्यय के रूप में लिख दिए जाएंगे, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय जो है 15,000 है। ठीक है, तो 15,000 लिख देंगे। खेल सामग्री 32,000 की खेल सामग्री क्रय की है और वर्ष के अंत में खेल सामग्री का अंतिम स्कंद ठीक है। 10% ऋण पत्र 1 जुलाई 2019 को खरीदे हैं, 31 मार्च 2020 तक 1,500 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है हमारे पास कितने का? 1,500 का, तो ये प्राप्ति में लिख देंगे। और चूंकि हमने 1 जुलाई 2019 को खरीदे हैं, ठीक है, तो हमारा वित्तीय वर्ष जो समाप्त हो रहा है वो 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहा है, अर्थात शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 जुलाई इस सत्र के बीच में आता है, अर्थात हमने जो ऋण पत्र खरीदे हैं, भुगतान किया होगा 30,000 का, तो इस 30,000 के भुगतान का लेखा हम कहां कर देंगे? भुगतान पक्ष में कर देंगे। और 1,500 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है तो इसे प्राप्ति पक्ष में लिख देंगे। वर्ष के अंत में नगद शेष जो है वह कितने का है? 12,500 का है और बैंक शेष जो है 42,300 का था, तो इसको हम अंतिम शेष के तौर पर लिख देंगे। तो बच्चों सवाल हल करना शुरू करते हैं। तो सवाल हल होगा, सबसे पहले हम प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप बना लेते हैं और इसमें प्राप्ति डेबिट साइड और भुगतान क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शेष लिखेंगे रोकड़ का, जितना भी कैश होगा हमारे पास ओपनिंग, तो सवाल में ओपनिंग बैलेंस शेष नहीं दिया है लेकिन होगा, ठीक है, तो हम नाम लिख के छोड़ देते हैं। इसके बाद अगली मत जो है सदस्यता शुल्क है। सदस्य कितने हैं? 200 सदस्य हैं, जिसमें से 180 ने हमको पैसा दिया है चालू वर्ष का, तो चालू वर्ष का हो जाएगा 180 गुणा 1200, तो ये हो जाता है 2,16,000। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 180 गुणा 1200 ये आ जाता है 2,16,000। और आगामी वर्ष का हमने 40 सदस्यों ने क्या कर दिया है? एडवांस दे दिया है, तो 20-21 का जो है 40 गुणा 1200 ये आ जाएगा 48,000। इस प्रकार से टोटल जो हमको मेंबरशिप फीस है वह प्राप्त हो गई है 2,64,000 की। वेतन का भुगतान किया गया है तो भुगतान साइड लिख देंगे बाय सैलरीज, ठीक है। कितने महीने की चुकाई है? 11 महीने की, तो 10,000 गुणा 11 1,10,000। किराया कितना है? 5600 रुपये प्रति माह है, ठीक है। कितना? 16 महीने का, तो 16 का गुणा कर दिया तो आ गया 89,600। इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर के जितने भी हमने भुगतान किए होंगे, कितने किए? 25,000 के, लिख देंगे बाय फर्नीचर। कितने का भुगतान किया है? 25,000 का। फिर विविध व्यय जो हुए हैं वह कितने के हुए हैं? टोटल 25,000 के, लेकिन उसमें से 3,000 तो देने शेष है, मतलब हमने चुकाए कितने हैं? सिर्फ 22,000, तो लिख देंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 22,000। इसके बाद जो है कार्यालय व्यय जो है वो 51,000 का भुगतान किया, तो लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस 51,000। अब बाकी जो 6,000 एडवांस में मिल गए हैं कि जो गत वर्ष के शामिल हैं या एडवांस के हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमको कितने प्राप्त हुए इसका लेखा हमको करना है, तो हम 51,000 लिख देते हैं। सचिव का जो मानदेय है वो 15,000 है, लिख देते हैं, ठीक है। ऑनरियम टू सेक्रेटरीज कितना आ जाता है? 15,000। फिर दान जो है हमको दान कितने का मिला है? 50,000 का, लिख देंगे स्पोर्ट्स मटेरियल्स, ठीक है। सॉरी, यहां पर खेल सामग्री लिखी है, पहले हम खेल सामग्री लिख लेते हैं बाय स्पोर्ट्स मटेरियल्स। कितने का है? ये हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है 32,000 का, लिख देंगे 32,000। सेल्स कितना था उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। फिर जो दान प्राप्त हुआ है टू डोनेशन ऑफ टेबल टेनिस, कितने का?
50,000 का, ये प्राप्ति पक्ष में लिख दिया हमने। विनियोग कितने का किया है? 30,000 का, तो इसको हम लिख देंगे किस पक्ष में? भुगतान पक्ष में। ठीक है, 30,000 और जो 1,500 रुपए की इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है वो पहले लिख गया है यहाँ पर। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो 30,000 का है भुगतान किया है, उसमें से 1,500 रुपए का हमको ब्याज मिला है, तो हमने 1,500 रुपए प्राप्ति पक्ष में लिख दिए। इस प्रकार से हमने सभी मदों का लेखा कर लिया है। अब हम लिख देते हैं अंतिम रोकड़ शेष। कितना कितना है? कैश है 12,500 और बैंक है 42,300, टोटल है 54,800। इस प्रकार से हमने दोनों पक्षों का योग किया, और चूंकि एक मद यहाँ पर थी टू बैलेंस बीडी, जिसका शेष हमने नहीं लिखा था, जो कि ज्ञात नहीं थी, तो अब हम ज्ञात कर सकते। कैसे? दोनों पक्षों का हम योग लगा देंगे। क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है, अर्थात यहाँ की अंतर की राशि कहाँ लिख दी जाएगी? टू बैलेंस बीडी में लिख दी जाएगी। कितने की आ रही है? 14,900। इस प्रकार से हमने प्राप्ति भुगतान खाता बनाना सीख लिया है। तो प्राप्ति भुगतान खाते में क्या सीखा हमने? कि सभी प्राप्तियों को प्राप्ति पक्ष में और सभी भुगतानों को भुगतान पक्ष में लिख देते हैं। ठीक है, अब ये प्राप्ति चाहे पूंजीगत हो, चाहे आयगत हो, चाहे गत वर्ष की हो, चाहे चालू वर्ष की हो, चाहे आगामी वर्ष की हो, बस प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसे ही भुगतान है, भुगतान चाहे चालू वर्ष का हो, चाहे गत वर्ष का हो, चाहे आगामी वर्ष का हो, चाहे वह प्राप्ति आगमगत हो, चाहे वह भुगतान आगमगत हो, चाहे वह भुगतान पूंजीगत हो, सभी भुगतानों को हमको भुगतान साइड में लिख देना है। और शुरुआत किससे करते हैं? प्रारंभिक रोकड़ से करते हैं, जो कि इस प्रश्न में नहीं दी गई थी, लेकिन हमने ज्ञात कर ली 14,900, और अंत करते हैं अंतिम रोकड़ शेष से। इस प्रकार से प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। बच्चों, अब हम आय व्यय खाता बनाना सीखेंगे। तो आय व्यय खाता क्या होता है? यह लाभ हानि खाते की तरह बनाया जाता है। आय व्यय खाते को जो है हम कह सकते हैं कि गैर व्यापारिक संस्था द्वारा जो बनाया जाता है आय व्यय खाता, वह वैसे ही बनाया जाता है, उन्हीं सिद्धांतों का पालन किया जाता है जिनके आधार पर हम लाभ हानि खाता बनाते आए हैं। ठीक है, तो लाभ हानि खाता एक नाम मात्र खाता होता है, अतः आय व्यय खाता भी क्या होगा? नाम मात्र का खाता होगा, और इसे उपार्जन आधार पर बनाया जाता है, अर्थात आय आधार पर। अब वो कैश मिला है या नहीं मिला है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखा जाएगा कि हमने अर्न किया है या नहीं किया है। अगर हमने उसको अर्जित कर लिया है या वह राशि देय हो गई है, तो उसे आय व्यय खाते में लिखा जाएगा। प्राप्ति से और भुगतान से इसका कोई लेना देना नहीं है, प्राप्ति हुई हो या नहीं हुई हो। अगर वह हमने अर्जित कर लिया है, अर्न कर लिया है, अक्रूट कर लिया है, तो उसका लेखा आय में होगा। और यदि कोई भुगतान है, ठीक है, जो भुगतान देय हो चुका है, मतलब हमको भुगतान हमने भले ही ना किया हो, लेकिन हमको अब भुगतान करना होगा, या हमने कर दिया है, ठीक है, तो उसका लेखा यहां पर किया जाएगा। ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित आय व्यय का लेखा किया जाता है। अगर कोई आय गत वर्ष की है या कोई आय आगामी वर्ष की है, अगर हमको एडवांस में मिल गई है तो उसको अलग करना होगा। और ऐसी आय जो चालू वर्ष की है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, या ऐसा कोई व्यय है जो हमने अभी तक भुगतान नहीं किया है, तो उसका लेखा हम आय व्यय खाते में करेंगे। अर्थात चालू वर्ष से संबंधित आय और व्यय का लेखा आय व्यय खाते में किया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आयगत स्वभाव की मदों का लेखा किया जाता है, पूंजीगत स्वभाव की मदों का लेखा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आयगत प्राप्तियां क्या होती हैं? आयगत प्राप्तियों का आशय ऐसी प्राप्तियों से है जो आवर्ती प्रकृति की होती है, अर्थात बार बार प्राप्त होती रहती है। ऐसी व्यय होते हैं, ठीक है, और आय जो होते हैं वो चालू वर्ष से संबंधित होने चाहिए और किसी विशेष प्रयोग के लिए ना रखा गया हो। अगर किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखा गया है तो वह पूंजीगत स्वभाव का माना जाएगा। तो बच्चों, एक सवाल के द्वारा हम आय व्यय खाता बना लेते हैं। निम्न सूचना से आय व्यय खाता बनाइए। चंदे से आय हुई है 5,50,000 की, वेतन दिया है 75,000 का, वर्ष के अंत में अदत्त वेतन था 15,000 का, छपाई एवं खेल सामग्री जो है 11,000 की है, प्रवेश शुल्क 50,000 का है, दान प्राप्त हुआ है 25,000 का, कार्यालय व्यय हुए हैं 24,000 के, किराया दिया है 60,000 का और विविध व्यय हुए हैं 10,000 के। तो बच्चों, हम आय व्यय खाता बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब आप इसको बनाएंगे तो जो एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड लिखे जाएंगे, जो इनकम है उनको क्रेडिट साइड लिखना है। ठीक है, तो जितने भी व्यय है उनको डेबिट में, जितनी भी आय है, तो पहली आय क्या लिखी है? चंदों से आय। ठीक है, तो चंदा आगमगत प्रकृति का होता है, पूंजीगत प्रकृति का नहीं होता है,
तो लिख दिया जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन कितना 5,50,000। वेतन दिया है कितने का 75,000 का, तो ये व्यय है, लिख देंगे टू सैलरी। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि ये चुकाई है, यह चुकाने के आधार पर नहीं करते हम, किसके आधार पर कि वो संबंधित वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ष के अंत में अदत्त वेतन कितना है 15,000 का। 15,000 का वेतन अभी तक जो है वह अदत्त है, देना बाकी है, चुकाना है हमको, तो ये व्यय हो चुका है, तो इसको जोड़ दिया जाएगा, जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 15,000 टोटल हो जाता है 90,000। फिर है छपाई एवं लेखन सामग्री, ये भी व्यय है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,000। प्रवेश शुल्क जो है, अब प्रवेश शुल्क को कुछ विद्वान पूंजीगत मानते हैं, कुछ विद्वान आयगत मानते हैं। तो इस संबंध में स्पष्ट अगर कुछ ना लिखा हो तो आप इसे आयगत भी मान सकते हो और पूंजीगत भी मान सकते हो। अगर आप आयगत मानते हो तो इस संबंध में आप नोट लिख देंगे कि प्रवेश शुल्क को आयगत आय माना गया है, और यदि आप इसे पूंजीगत मानते हो तो इसे आप लिख देंगे नोट में कि प्रवेश शुल्क को पूंजीगत आय माना गया है। ठीक है, तो बाय एंट्रेंस फीस यहां पर हम आयगत मानते हैं तो इसे लिख देंगे 50,000। और ध्यान रखिएगा, अब हमको प्रश्न के अंत में नोट लिखना होगा कि प्रवेश शुल्क को हमने आयगत माना है। अब प्रश्न ये आता है कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कब आयगत मानना है और कब पूंजीगत मानना है। नोट तो हम लिख देंगे, लेकिन राशि के आधार पर। अगर राशि बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो अमूमन ये माना जाता है। तो बच्चों, प्रवेश शुल्क को हम यहाँ आयगत मान रहे हैं, और आयगत कब मानेंगे या कब नहीं मानेंगे इस संबंध में स्पष्ट निर्देश ना होने की स्थिति में आप इसका नोट्स लिखते हैं। ठीक है, नोट में क्या लिख देते हैं कि ये आयगत है माना है या पूंजीगत माना है। लेकिन इसका एक और तरीका है कि आप राशि देख लीजिए, अगर राशि बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसको पूंजीगत मान लीजिए, और राशि बहुत छोटी है, ठीक है, तो उसके आप क्या मान सकते हो, आयगत मान सकते हो। तो दान प्राप्त हुआ है, दान को भी हम डोनेशन को भी आयगत मान लेते हैं यहाँ पर, और लिख दिया हमने 25,000 का। कार्यालय में भुगतान होगा, भुगतान साइड लिख देंगे कितने का है 24,000 का। किराया दिया है हमने, ये भी भुगतान है, इसको भी हमने भुगतान व्यय में लिख दिया। विविध व्यय, ये भी व्यय है, तो लिख दिया टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने का है 10,000 का। इस प्रकार से हमने सभी मदों का लेखा कर लिया है। अब हम दोनों पक्षों का योग लगा देंगे, और योग लगाने के बाद हमें पता चल रहा है कि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है 6,25,000। तो अंतर की राशि को क्या माना जाएगा, लाभ तो है, लेकिन इसे लाभ नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, सरप्लस मानेंगे, क्योंकि यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे हैं, और इसकी जो लाभ या हानि होती है उसको आय और व्यय मानते हैं, सरप्लस मानते हैं या डिफिसिट मानते हैं। तो यहाँ पर सरप्लस हुआ है तो लिख देंगे टू सरप्लस। ठीक है, कितना है 10,000 का। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इस प्रकार से बच्चों हमने आय व्यय खाता बना लिया है। तो बच्चों, आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से गैर व्यापारिक संस्थाओं की पुस्तकों में प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता बनाते हैं।